नाजरीन आदाब। हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान में एक अहम शख्सियत राजा एजाज़ अली, जो पुलिस में अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं और उसके बाद ये कुछ साल तक सियासत के साथ भी वाबस्ता रहे। बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक उड़ी से है, लेकिन ये आपके बारे में तफसील से बताएंगे। हम इसमें कोई वक्त आपका ज़ाया नहीं करेंगे। एजाज़ साहब, शुक्रिया कि आज आप हमसे बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक़ात के आप ऐनी शाहिद रहे हैं पुलिस में, और इसके अलावा बाद में पॉलिटिक्स में भी आपके कुछ साल रहे। तो हम जानना चाहेंगे पहले आपसे कि आपका जो ख़ानदानी पस मंज़र है, बैकग्राउंड है, वो क्या था? आप उड़ी से ताल्लुक़ रखते थे? शुक्रिया, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके पॉडकास्ट में आने का। इट्स एन ऑनर फॉर मी। मैं उड़ी के एक नामवर ख़ानदान है जिन्हें बनु उमैया ख़ानदान से हैं, जिन मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद आबाद किया है और उन्हीं के नाम पर मुज़फ़्फ़राबाद है। इसका पहले नाम वितिस्ता वैली होता था। तो वो सेंट्रल एशिया से आए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ आकर अपना एज जागीरदार बने, और उनका जो एरिया कोहालन से लेकर बारामूला गुरुद्वारा है यहाँ तक उनका एरिया था। काफ़ी वसी। जी हाँ, वसी एरिया था। और इसमें वर्ल्ड वार में उन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में अपने सोल्जर्स 100 भेजे थे, जिसकी वजह से कि अंग्रेज़ों ने उनको एडिशनल एरिया जो था कोहालन से नीचे, मरी के नीचे, वो भी उनको दे रखा था। अच्छा। तो काफ़ी उनका बैकग्राउंड रहा। उन्होंने, मेरी फैमिली की हिस्ट्री है कि वो इस फ्रंट पर अंग्रेज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देते थे, और इस सिलसिले में उन्होंने 2 बार अटेम्प्ट भी किया, जो हिस्ट्री में हमारा मौजूद है, श्रीनगर आकर यहाँ करने की, अटैक ये अपना कवर करने की। और एक दफ़ा उन्होंने 24 घंटे यहाँ रहे श्रीनगर पर का ये किया, कंट्रोल किया अफ़गान टाइम में। तो एक दफ़ा वो दोबारा उन्होंने अटेम्प्ट किया था। तो बहरहाल उसके बाद जब महाराजा का टाइम आया तो उनके जागीर में उन्होंने ज्वाइन किया, और महाराजा के साथ सिर्फ 2 राजाज ऐसे थे जागीरदार जो डबल ताज़ीमी उनको बोलते थे। डबल ताज़ीमी? हाँ, डबल ताज़ीमी का ये मतलब होता था कि जब वो दरबार में आते थे तो उनको 2 दफ़ा आदाब किया जाता था। अच्छा। उनके लिए 2 दफ़ा ताज़ीम पेश की जाती थी, और एक महाराजा के लेफ्ट साइड में बैठते थे, एक राइट साइड में बैठते थे। अच्छा। एक राजा पुंछ वाले थे और एक जागीरदार मुज़फ़्फ़राबाद सुल्तान मोहम्मद मतवाली खान इनका ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे। उसके बाद हाँ, फिर ग्रैंडफादर लास्ट वाले थे। इनका पूरा नाम क्या था? सुल्तान मोहम्मद मतवाली खान जो थे हमारे बड़े थे जी। तो ये उन जागीरदार थे लास्ट जो हमारे मुज़फ़्फ़राबाद के इधर बारामूला तक जी। 47 में ये सारी फिर चीज़ें चेंज होगी, नक्शा चेंज हो गया कि हालात ऐसे हो गए कि जहां हम लोग 2-2, 3-3, 400 गाँव के मालिक थे जी। तो दूसरे दिन हम सड़क पर थे। वो 100-150 कनाल, 180 कनाल का जो था, और उसमें वो भी कमाने वाले तो थे नहीं, अलबत्ता बागात कुछ जंगलों की ज़मीनें वगैरह एडिशनल थी। तो फिर उसके बाद काफ़ी टफ दौर हमारे वालिदैन ने देखा 70s तक, 65 तक। अच्छा। 65 में हमारे अपने एक मेरे तायाई थे, वो राजा मोहम्मद मुज़फ़्फ़र खान, वो MLA बन गए जी। और उनके MLA बनने के बाद हमारा थोड़ा सा फिर वापस बैक टू फोर फ्रंट आके हमने कर दिया, और उसमें कांग्रेस पार्टी के MLA थे। और उस वक़्त एक ख़ास चीज़ की गई थी कि शेख साहब के टाइम में कि हमारी फैमिली के बहुत सारे लोग जो 47 से पहले वेल क्वालिफाइड थे, पॉलिटिकली कॉन्शियस थे और इन्वॉल्व थे। यानी महाराजा के सेक्रेटरी जो नासिरुद्दीन खान साहब थे, लॉ ग्रेजुएट थे, वो तक हमारी फैमिली से थे जी। तो इन सबों को किसी न किसी बहाने से यहाँ से पुश बैक किया, यहाँ से निकाल दिया गया। कहाँ भेजा गया? पाकिस्तान। अच्छा। यहाँ पीर मकबूल साहब थे एडमिनिस्ट्रेटर, बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेटर, उनके साथ रिश्ते भी थे हमारी फैमिली के जी। तो उनको एक मॉडस ऑपरेंडी बनाया कि इन सारे के जितने को है इनको, पहले कहा कि ये एनविजेंट बनाया, कभी कुछ बनाया, तो और करके तो फाइनली उनको उनसे निजात पाई। विद द रिज़ल्ट ये हुआ कि हमारे ख़ानदान में जो वो लोग वोकल थे, बोलने वाले थे, एजुकेटेड वाले थे, वो सारे पार हो गए। अच्छा। तो हम अपनी मर्जी से चले गए या दबाव? ना, दबाव में यहाँ से अरेस्ट करके उसके बाद पार भेजे। अच्छा। पार जाके उनको पार कर दिया।
उसके बाद फिर 65 का जो मैं कह रहा हूँ, फिर मुज़फ़्फ़र खान साहब एक निकले, तो उसके बाद से थोड़ा सा हमने होश संभाला। तो मेरा बुनियादी जो एजुकेशन का अपने गांव में स्कूल में मैंने पढ़ा, हाई स्कूल पहलीपुरा होता था वो जी बड़ी तशनगी रह गई कि उस वक्त हमारे साइंस सब्जेक्ट नहीं था। जी तो मैंने उर्दू पर्शियन में मैट्रिक किया। तो जब मैं बारामूला आया तो मेरे मार्क्स तो ठीक ठाक थे इंग्लिश मैथ्स के, बट मेरे एक अंदर वो एक ऐसा एक वलवला था कि आई वांटेड टू डू समथिंग। अच्छा और आप इसमें ये देखिए कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे कि मेरे वालदैन का नाम पैदा हो, मेरे गांव का नाम पैदा हो, मेरे एरिया का नाम पैदा हो, और मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। राइट। तो आई चेंज माई सब्जेक्ट्स। अच्छा। यहाँ मुझे अच्छे उस्ताद मिल गए, प्रोफेसर ने मुझे पर्सनली कोचिंग किया। तो मैंने नॉन मेडिकल लिया, और नॉन मेडिकल करने के बाद मैंने दूसरे साल फिर अपना इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया, और लकली आई वाज सिलेक्टेड। 2 जगहों पर मेरी सिलेक्शन हो गई। REC श्रीनगर पहले आ गई सिलेक्शन, तो जो आजकल NIT है। जी, जो आजकल NIT है जी। तो मेरे वालिद हैरान रहे, उन्होंने कहा यार उर्दू पर्शियन वाले की सिलेक्शन कैसे हो जाती है इंजीनियरिंग में। तो उन दिनों अपेयर होते थे आर्ट्स वाले उन्हें भी? नहीं मालूम था। नहीं अच्छा। उन्हें मालूम नहीं था। मैंने नॉन मेडिकल चेंज किए थे। अच्छा, उन्हें मालूम ही नहीं मैंने था। खुद ही अप्लाई किया, खुद ही चेंज किया सारा कुछ, तो हो गया। फिर साथ में मेरी जो आंध्रा में आ गई एक और नॉमिनेशन, गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किस सेक्टर में सिलेक्ट हुए आप? यहाँ श्रीनगर में मुझे मैकेनिकल में मिला था। मैकेनिकल में। अच्छा। तो वहाँ मुझे आंध्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उन दिनों 70s था, अर्ली 70s में पता ही नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन क्या होता, लेकिन एक इंथुसियाज्म था कि समथिंग, इट इज समथिंग न्यू, मैं जाऊंगा। और इससे ज्यादा कि पढ़ाई का मुझे ज्यादा था कि एक्सपोजर बाहर का आने का, जाने का उधर। जी। तो मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, आई एम ग्रेटफुल टू देम। मैं चला गया आंध्रा। उन दिनों में 6-7 दिन लगते थे आंध्रा पहुंचते हुए। अच्छा। तो वहाँ मैं 5 साल रहा, इंजीनियरिंग डिग्री की। और मैं आपको हकीकत में बताऊं कि जो मेरे वो 5 साल थे, वो उन आंध्रा के शाइस्ता, शरीफ, एजुकेटेड लोगों में ऐसे गुजरे कि उन्होंने मेरे जो पर्सनैलिटी में एक अपना दाग बैठा दी और एक छवि छोड़ दी, जो आज भी मुझे लगता है रिफ्लेक्शंस उसके होंगे। तो एक अच्छा टाइम मिला मुझे, अच्छा माहौल मिला पढ़ने का भी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी। जी। तो मुझे JNTU से डिग्री मिली, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। मैं यहाँ आया। यहाँ आते ही मैं कुछ टाइम इमीडिएटली यहाँ कुछ JEEs की पोस्टें निकली थी, मैंने अप्लाई किया, मैं JEE भी लग गया। अच्छा। महीना भर JEE रहा। उसके बाद यहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट में पोस्ट निकली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा। आई अप्लाइड और आई गॉट सिलेक्टेड। अच्छा। तो लेकिन ये मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी बन गया 23 साल की उम्र में। बट जो मेरे अंदर वो कुछ वर्दी की इस कदर वीकनेस थी ना, कि डिग्री कॉलेज बारामूला में जब हम थे तो नियाज महमूद यंग इंस्पेक्टर आया हुआ था। अच्छा। और एक ओमकार नाथ पंडित होते थे, ये सारे बाहर आते थे, यंग वर्दी पहनकर चलते थे। अच्छा। मैं क्लास छोड़ के आता था, फेंसिंग के पास में इनको आके देखता था इनकी वर्दी। अच्छा। इतना मुझे उसके तरफ ये था रागिब थे। जबरदस्त। आपको लग रहा था मुझे भी ऐसी वर्दी चाहिए। हाँ। अच्छा। तो उस वजह से मैंने जो ही ख़त्म किया वहाँ, तो मैं यहाँ एडवर्टीजमेंट आया। तो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट जो आया वो था CPOs का। CPOs का यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है, एग्ज़ाम का। आई अप्लाइड टू UPSC एग्ज़ाम के लिए। तो लंबा चौड़ा प्रोसेस था, 5-8 महीने तक मेरी नौकरी इधर उधर फिरता रहा। तो हमने जब एग्ज़ाम दिया तो कोई मेरे ख्याल 1.5 लाख कैंडिडेट्स थे, उसमें हम 70 सेलेक्ट हुए उस साल। 70 में उन्होंने फर्स्ट 25 को BSF में भेज दिया। एंड आई आल्सो जॉइंड BSF। आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने कहा कि एज असिस्टेंट कमांडेंट। हाँ, इट वाज ए क्लास 1 ऑफिस, क्लास 1 जॉब जो IPS के इक्विवेलेंट होती है। कहाँ पे रही? तो स्टेट पे पहले हम ग्वालियर चले गए एकेडमी में। अच्छा। तो ग्वालियर एकेडमी में मेरा जब पास आउट हुआ तो आई गॉट द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। फिर वहाँ से मुझे इमीडिएटली प्रोबेशन के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। जी। तो कलकत्ता चला गया मैं प्रोबेशन के लिए। उसी टाइम में BSF को कोई रिक्वायरमेंट था बांडीपुरा में एक ऑफिसर का, लोकल ऑफिसर का। जी। तो मुझे डायरेक्टर जनरल ने बुलाकर पर्सनली कहकर बांडीपुरा भेज दिया।
आई केम हियर एज असिस्टेंट कमांडेंट। और उस दौर में ऐसा था कि बड़े बटालियन रेयर में होती थी, कुछ अफसर आगे जाते थे बॉर्डर पर। तो मुझे एक शौक थी काफी चलने फिरने की, बॉर्डर देखने की, तो आई अवेल्ड ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। तो सेक्टर हेडक्वार्टर भी था, सेक्टर हेडक्वार्टर बीएसएफ बांडीपुर में था जी, मार्डर में, तो बटालियन हेडक्वार्टर भी वहीं था। अच्छा, वो भी हाँ, डिप्लॉयमेंट नीरू में थी और गुरेज में। अच्छा, तो आई अवेल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, मैंने इनको आई एम वॉलंटियर टू गो टू एफडीएल्स, तो मुझे चला गया मैं, तो वो बहुत ही अच्छा एक टाइम, यानी आई कुड फुट द बॉर्डर फ्रॉम छनीगुंड से लेकर टंगडहार तक पूरा ऑन फुट मैंने किया है। और हम वो एलआरपी जाया करते, 6-7 दिन जाते थे, पिट्ठू उठाकर जाते थे, फिर निकलते थे। तो इट्स वेल अच्छी लाइफ थी, फर्स्ट क्लास। फिर मेरी पोस्टिंग यहाँ श्रीनगर में होगी। वहाँ से तो जब मैं श्रीनगर में आया तो यहाँ मुझे पता चला कि हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को एक ऑफिसर की ज़रूरत है, एसपी के रैंक की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हो। ओके, इट जस्ट स्ट्रक मी। मैंने कहा, मैं यहाँ समद मीर साहब होते थे, एसएसपी, अल्लाह ताला मगफिरत करे उनको, वेरी कैपेबल ऑफिसर, डायरेक्टर पुलिस टेलीकम्युनिकेशन, हाँ, वेरी कैपेबल ऑफिसर। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मैंने सुना आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, तो व्हाई डोंट यू ट्राई। जी, तो मुझे कुछ पता नहीं था। मैं वर्दी पहना हुआ था, स्टेट में चला गया डॉक्टर फारूक साहब के पास, और डॉक्टर फारूक साहब उन्हीं दिनों प्रेसिडेंट बने हुए थे, 80 की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के। When I gave him complete data, how I did, how it qualified out of this, he got impressed. अच्छा। तो इन्होंने कहा, I want you, I will get you here. तो इन्होंने उस वक़्त ले जाकर अपने चीफ मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला साहब, तो मरहूम, उनके पास लिया, उनको कहा, उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ जी ले आइए इसे। तो लेकिन कुछ चीज़ों में उस वक्त फिर मैच्योर नहीं हो पाया। बदकिस्मती ये रही कि जिस वक़्त वो सारा अप्रूव इन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब ने बता दिया कि ले आओ, आर्डर भी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कर दिया, लेकिन मुझे बेगम साहिबा ने पूछा, आप किस फैमिली से हो? अच्छा, जब मैंने उन्हें फैमिली बैकग्राउंड बोला तो वो सारा मेरा मसला जो चौपट हो गया। क्यों? तो उनको एनी हाउ वो छोड़िए, वो मसले और हैं जी। खैर, जब डॉक्टर फारूक साहब चीफ मिनिस्टर बने तो मैं इनके पास गया रिमाइंड करने के लिए कि सर आपने उस दिन मेरे साथ प्रॉमिस किया था। ही सेड यस, आई वांट यू टू बी हियर। उस वक्त उन्होंने कहा कि अपने एमएलए को भी इन्वॉल्व करो, उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरे एमएलए उस वक्त फेवर में नहीं थे, मोहम्मद शफी उड़ी साहब जी। और उन्होंने जब उनको साथ लेकर मैं गया चीफ मिनिस्टर के पास, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा, शफी यू लुक एट इट, ही इज ए यंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विद यू हियर, आई वांट हिम हियर। उन्होंने उसको बड़ी सिफारिश जबरदस्त की, कहा जनाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी हमारी रिप्रेजेंटेशन रहनी चाहिए। अच्छा, तो ये सिफारिश थी उनकी। अच्छा। उन्हें कहा कमान रिलैक्स, मुझे पता है गवर्नमेंट में, लाओ महमूद रहमान आओ। उनने उनको बताया, ही प्रोसेस स्टार्ट हो गई, और फाइनली आई लैंडेड अप इन J&K पुलिस एज एसपी। आई हैड पुट इन ऑलरेडी 4 years of service in 5 years of service. तो आप आए एसपी पुलिस टेलीकम्युनिकेशन में? आई केम एसपी इन पुलिस टेलीकम्युनिकेशन। राइट। तो पुलिस टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ उस वक्त एक चैलेंज था जी, कि कम्युनिकेशन अब मॉडर्नाइज करना था, रीऑर्गेनाइजेशन भी हो रही थी पुलिस कम्युनिकेशन की, लेकिन मीर साहब के पास सपोर्ट नहीं था साथ में और ऑफिसर्स का, क्योंकि वो सारे के सारे मैट्रिक वाले थे, डीएसपीज थे, अच्छे क्वालिफाइड थे, लेकिन ही वांटेड समबडी एल्स टू आल्सो जॉइन हिम। तो फिर मैंने उसमें काफ़ी, हमने वो साल 6 महीने ऐसी मेहनत की, प्रोपोगेशंस के, ये जो आजकल आप देख रहे हैं ना मोबाइल के, जो है ये प्रोपोगेशन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, टावर लगा रहे हैं जी। तो हमने भी ये स्टार्ट किया उस वक्त। अच्छा। मैंने शंकराचार्य पर किया, पूरा प्रोपोगेशन टेस्ट किए, पत्नीटॉप पर किया, DKG पर किया, तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया। राइट। हमने इनको बैक टू बैक सेट लगाकर, हमने रिपीटर स्टेशन लगाकर एक वॉकी टॉकी सिटी श्रीनगर से वॉकी टॉकी जम्मू कनेक्ट कर दिया। अच्छा, दिस वाज अ बिग फैसिलिटी इन, पहली बार वॉकी टॉकी से कनेक्ट हुए। हाँ, श्रीनगर जम्मू कर दिया, यानी मोबाइल आदमी SHO बात करने शुरू कर दिए। अच्छा। आपस में भी, सिटी में, इधर भी उधर भी। तब तक नहीं होता था। अच्छा। बट इसके पीछे शाह साहब के एक बहुत बड़ा ये था, दिमाग था। हाँ, वो ऐसे गिफ्टेड डीजी थे कि अल्लाह ने उनको दे रखा था। ही टोल्ड अस, मीर साहब को मुझे, कि भाई ये मॉडर्नाइजेशन, मुझे SHO मेरा जहाँ खड़ा होगा वहीं से बात करना चाहिए हेडक्वार्टर के साथ। अच्छा। वो उसके साथ बात करना चाहिए, SP साथ बात करना चाहिए। तो पूरा कॉन्सेप्ट उनके कंसेप्ट था।
और हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। हम्म, इस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान में वो 84 का हो गया, चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो गया, जब जी गुलाम अहमद शाह आ गई। शाह साहब आ गए, जी शाह साहब के बाद गवर्नर रूल लग गया, तो मैं डेपुटेशन पर कंटिन्यू कर रहा था। बुनियाद जहां हम खड़े हैं, ये है मजबूत इरादे की बुनियाद, मजबूत हौसले की बुनियाद। हम मजबूत हैं। ये घर, ये दरो दीवार, ये राहें, सब गवाह हैं इस मजबूती की। आइए हम आपके इरादों को मजबूत बनाएं। हम हैं TCI मैक्स, सॉलिड स्ट्रेंथ हमेशा। एक दफ़ा जब गवर्नर साहब का गवर्नर रूल लग गया, तो जगमोहन साहब का कोई टास्क था पुलिसिंग के लिए। जी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काफ़ी लोग आ रहे थे, कुछ आ रहे थे, तो इन्होंने मेरे ख्याल में वो कुरैशी साहब आए थे, इनके साथ वो एडवाइज़र थे और भी सारे थे। तो अब क्योंकि मैं सिविल सेंट्रल सर्विस में था, कुरैशी साहब BSF में रहे थे, तो सलाम दुआ हुआ, तो ही इमीडिएटली मुझे बड़ा अप्रिशिएट ने किया, इनकरेज किया। तो यहाँ टास्क दिया गया कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए, कुछ ऑपरेशन पुलिस का। जी तो कुछ ऑफिसरों ने उसको शायद इम्प्लीमेंट नहीं किया, या कुछ बेबसी दिखाई, या कुछ कोई ऐसे मसले थे। तो एक दिन सुबह मुझे बुला लिया इन्होंने, कुरैशी साहब ने कहा, भाई वी हैव ए टास्क, इस तरह आने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इतनी टीमें आनी है, इतनी साइमल्टेनियसली करनी है, इतनी जगह ये करना है, हाउ कुड यू डू इट, कैन यू ऑर्गेनाइज इट? मैंने कहा विल डू इट। कहा कैसे? मैंने कहा सर मैं करके दिखाऊंगा। कहा गो अहेड। तो 2 दिन मुझे लगे, 3 दिन मैंने वो सारा कनेक्ट कर लिया। उसमें बड़े छापे थे, IT के छापे थे, दूसरे छापे थे, बगैर चीज थे, शायद आपने देखा भी होगा। देन कुरैशी साहब ने उनको कहा, गवर्नर को, कि भाई दिस हमारे लोकल अफसरों ने थोड़ा सा इसको इधर उधर किया, अवॉइड किया था, बट वी हैव एन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BSF से लाया हुआ, ही कुड डू इट। उसने कहा देन आस्क हिम टू कंटिन्यू हियर ओनली, ही विल नॉट गो बैक। जगमोहन सेड इट। तो कहा बुलाओ उसको। तो मुझे बुलाया गया, मैं सल्यूट किया, कहा गुड, वो अच्छा अप्रिशिएट करते थे। तो मुझे कहने लगे कि साहब वी वांट यू टू कंटिन्यू हियर। मैंने कहा सर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आई एम क्लास 1 ऑफिसर, हमने हायर स्टेटस, अच्छा यहाँ SPs वगैरह जो है वो सेकंड स्टेटस होता, तो मेरे लिए थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, कुछ मुझे मदद करिए, तो आई एम रियली, मेरा घर है, आई वुड लव टू डू। उन्होंने कहा भाई आपने इस साल हमने वो करना है ना, IPS के ऑफिसर्स का वो जो इंडक्शन का करना है, तो व्हाई डोंट यू आल्सो कैरी हिम? इस वक्त आप डिप्रेशन पे थे या रेगुलर? नहीं, मैं डेपुटेशन पर आया था, इट्स ओनली डिप्रेशन, ओनली 3 years डेपुटेशन। ओके तो ये हो गया, जगमोहन साहब वाला आ गया। देखिए मुकद्दर की चीज़ें होती हैं, मैं तो बड़ा अल्लाह ताला से उसका एहसान मानता हूँ। तो वो उन्होंने कहा जी कि हमने लिस्ट बनानी है, तो व्हाई डोंट यू पुट, ही इज ऑलरेडी क्लास 1 अफसर, UPSC क्वालिफाई किया हुआ, तो इसके लिए तो ईजी हो जाएगा आपको करना। फिर वो कुरैशी साहब ने रिकॉर्ड लाए वगैरह, जो फर्स्ट लिस्ट 87 में निकली, तो सिलेक्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया। अच्छा, मुझे मुझे पता नहीं था, बिलीव मी, मुझे पता था मीर साहब का, बाकी क्योंकि सीनियर लोग थे, इनका आएगा, उनके नाम नहीं आए, मेरा नाम आ गया। इट वाज ए सरप्राइज टू मी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर दूसरी लिस्ट में नहीं, तीसरी में, तो फिर हमें खुद जाकर, बिकॉज आई वाज क्वाइट कनेक्टेड टू होम डिपार्टमेंट और बाकी लोगों से, उनसे मेरा आना जाना बहुत था, और आई न्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइप का, यहाँ स्टेट से। यहाँ लोग जो थे वो कैजुअल थे। विद रिजल्ट ये जावेद साहब का बैच था, अवैस साहब का बैच था, 87 का, 72 का, ये सारे रिलैक्स करने वाले थे। बट आई एंश्योर्ड कि एवरी बिट हमने सिलेक्शन की प्रोसेस, वो प्रोसेस मीटिंगें सारी करवा के, आई फॉलोड इट अप लाइक रिगरसली। और 92 में हमने फिर ये अपना जो इंडक्शन का हमारा IPS में आया, तो वी वर इन द IPS। जब आप यहाँ पे श्रीनगर में आ गए, IPS में आ गए, तो उसके उन्हीं दिनों आप श्रीनगर में भी कुछ देर के लिए आपको SSP श्रीनगर भी लगाया गया था, जिस वक्त पुलिस की एजुकेशन यहाँ पे शुरू हुई थी, और SSP उस वक्त के राजेंद्र जी थे उस वक्त। तो उस वक्त आप भी इससे निमट रहे थे, तो ये क्या कैसे हुआ था? ऐसा हुआ कि बेदी साहब DG थे, तो उन्होंने जम्मू में हम सब ऑफिसर्स को बुलाया, SPs को।
और कहा कि भाई मेरी बड़ी बड़ी तारीफ़ें सुनी है कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स की, जी। तो आई वांट ए लोकल मुस्लिम ऑफिसर हम्म। जो एसएसपी श्रीनगर जाएगा। जी। आई वांट लोकल अफसर नाउ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मैं किसी का ऑर्डर करूँ और कोई मेडिकल लेके आ जाए, रिपोर्ट लेके आ जाए, मैं वॉलंटियरली चाहता हूँ। जी। बड़ी डिस्कशन हुई तो एवरीबॉडी वाज लाइक दिस। अच्छा। और हालात ये थे कि उस वक्त हमारे सारे एसपीज यहाँ से निकल गए थे, सीनियर अफसर, आपको पता होगा। जी हाँ। सिर्फ कोई आईपीएस अफसर 2-4 रह गए थे, वो भी कोई भाग गए थे, हम्म। कोई डोडा से भाग गया था, कोई कहीं से भाग गया था। तो मैंने कहा जी के चांस है कि आई शुड come out of technical this wing, I should do my job, I should contribute. It was a challenge. It was a challenge. I thought with me myself, मैंने कहा I must contribute. और हकीकत यह है कि मुझे दिल में बड़ी एक था कि मैं आज अगर अपने लोगों के साथ जाके खड़ा नहीं रह सकता हूँ तो मुझे कोई हक नहीं है। अब मुझे पता था मैंने आगे 25 साल सर्विस करनी है, 28 साल करनी है, तो I have to be here. I got up. मैंने सर I am volunteer to go. अच्छा। Bedi sir looked at me. Are you sure? मैंने कहा yes sir. थैंक यू, आई एम सो हैप्पी यू डिड इट। तो जनाब मैं चला गया। तो दूसरे शाम को, ये 4 बजे की बात है, 6 बजे मेरे घर ऑर्डर आ गया। आई एम पोस्टेड एज एडिशनल एसपी श्रीनगर अंडर स्टडी टू टेक ओवर एज एसएसपी फ्रॉम राजेंद्र। अच्छा। ये ऑर्डर मेरे पास आ जाता है। जब घर वालों ने सुना तो मेरे वालिद कहने लगे कि भाई व्हाट्स दिस, तू श्रीनगर जा रहा है, एसपी जा रहा है, ये क्या बात, भाई बैठो आराम से बैठो, तुम्हें क्यों? मैंने कहा मैं वॉलंटियर हो गया हूँ। बड़े उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा ये मेरा ख्याल है कि अगर आज मैं अपने लोगों के साथ वहाँ नहीं रहूँगा तो कल क्या मुंह लेके मैं उनके पास। ये पुलिस का एजुकेशन सब शुरू हो ना? चुका था? अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। अच्छा। तो मेरे वालिद ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। मेरे एक लफ्ज़ याद रखना, अगर तुम जा रहे हो डिस्ट्रिक्ट में, देखना कि किसी इज्जत वाले की इज्जत से कोई खिलवाड़ ना करे तेरे होते हुए। जी। किसी हकदार का हक ना मारा जाए जी। और किसी मस्कीन के साथ ज्यादती ना हो। जी। ये लफ्ज़ है मेरे, तो जाओ अल्लाह के हवाले। मेरी मिसेस ने कहा बच्चों का क्या होगा, क्या होगा? मैंने कहा जो सारे बच्चों का, उन बच्चों का, वो मेरे बच्चों का। जनाब नेक्स्ट मॉर्निंग आई पिक्ड अप द फ्लाइट, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आ गया मैं, एंड आई जॉइंड इट। उस वक्त हालत ये थी कि मुझे एयरपोर्ट पर जो एस्कॉर्ट वगैरह लेने आए थे, मैंने उन्हें कहा मैं जाऊंगा पहले सीधा दरगाह हज़रत वाल, अच्छा। मैं वहाँ दुआ फतह पढ़ूंगा और उसके बाद आऊँगा दफ्तर। जी। कहा साहब आप क्या बात करते हैं, अब यू कांट मूव, यू कांट गो टू दिस दरगाह, अच्छा। आपको तो स्टेट है, हमने ऑफिस ले जाना है। मैंने कहा अच्छा मैं चलता हूँ जहाँ मुझे चलना है। जी। आई वेंट टू दरगाह। उन्होंने कहा साहब तो अंदर तो सारा वो उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखे हैं, एक एक अपना उन्हें ग्रुप बनाकर। फाइनली मैं जाली के पास खड़ा होकर मैंने फतेह पढ़ी, दुआ मांगी और आ गया। जब मैंने टेक ओवर किया तो हालात ऐसे थे कि सिर्फ हमारे पास सनवार, बादामी बाग, गुपकार, सनत नगर का वो पोर्शन जिसमें बीएसएफ था, दीज वर द लिबरेटेड प्लेसेस विद अस। बस इसके अलावा कोई मूवमेंट फोर्सेस का कहीं जा नहीं सकता था, कुछ नहीं होता था। तो इसके अलावा किसी बाहर, इससे बाहर जाते तो वो खतरा था, होता था, खतरा था, रिस्क था, ये होगा वो होगा। दीज वर सिक्योरिटी जोन जिनमें हम रहते थे। अच्छा। तो मुझे भी कहा गया कि भाई वहाँ दुर्गानाग में ऑफिसर्स मेस है, यू विल हैव टू स्टे देयर। अच्छा। आई स्टेड। तो हेजिटेंट भी था, थोड़ा दिल में भी अभी वो घबराहट भी थी। तो देखा एक दिन सेटल डाउन, 2 दिन, तो 15 दिन तक आई कुड नॉट मूव हियर एंड देयर, रेस्ट्रिक्शंस थी, ये नहीं जाता वो नहीं जाता। तो फाइनली 15 दिन के बाद मैं डाउनटाउन गया तो मुझ पर फायरिंग हो गई। इस्लामिया कॉलेज के अपोजिट लेन से फायर आ गया। पहले जिसको दौरा कर रहे थे? हाँ मैं दौरा कर रहा था। अच्छा। जब फायर आ गया उसके बाद मेरा दिल खुल गया, वो 15-20 दिन के बाद। आई सेड हेल विद इट, लेट मी सी क्या होता है। तो उस वक्त की पुलिसिंग का अगर हाल देखें आप,
पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो स्टैंड स्टिल थी, सेक्रेटरीट 6 महीने से बंद था। डीसी ऑफिस में एक डीसी साहब अपनी नावल लेकर बैठते थे और पीएसओ 2 साथ होते थे, और कोई पब्लिक का एक्टिविटी नहीं थी, धरने लगते थे। उस दौरान में आप देखिए कि पुलिस वाला खाकी यूनिफॉर्म वाज द ओनली थिंग अवेलेबल ऑन स्ट्रीट्स, ऑन रोड्स, इन ऑफिसेस। और आप हैरान होंगे ये सुनकर कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन हम करते थे, पानी रेस्टोर हम करते थे, बिजली रेस्टोर हम करते थे, और डीसी साहब को कॉफ़ी भी हम पिलाते थे जी। और उसमें आपको मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पुलिस वाले हम लोकल यहीं के थे सारे, जी। हमारी फैमिलीज जो थी वो सारी की सारी इस माहौल में, जो टेरर का माहौल था उसमें एक्सपोज थी। लेकिन कोई भी वर्दी वाला हिचकिचाहट नहीं कर रहा था नौकरी में, कर्दी में। वो अपनी ड्यूटी पर आते थे, काम कर रहे थे, दफ्तर चल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी। हत्ता कि अगर ट्रैफिक वाले आपने देखे होंगे कि सारे के सारा खड़े होता था ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए। अगर ग्रेनेड फायर हो जाता था, हिट होता था, अगर 2 लड़के जख्मी होते थे वो उनको उठाते थे और दूसरे 2 लड़के खड़े हो जाते थे ट्रैफिक पर। जी हाँ। इस चीज को अप्रिशिएट शायद उस वक्त हम प्रॉपरली मार्केट नहीं कर पाए कि हमारा पुलिस वाला, पहले तो पुलिसिंग का ट्रेनिंग था, उसको एंटी मिलिटेंसी ट्रेनिंग नहीं थी जी। उसके पास वेपनरी वो नहीं थी, उसने वो तो AK-47 जब हमने पहली दफा देखा तो हमें खोलते हुए 3 आदमियों को देखना, उसको मुझे लाना पड़ा, ये BSF से आया, देखो भाई तुम खोल सकते हो, AK-47 कैसी है, मुझे भी पता नहीं था, देखी नहीं थी। तो ये हाल था हमारी पुलिसिंग में। 303 राइफल्स थी और हमने डंडा चला के हमने हुकूमत की थी, ट्रेनिंग की उसकी थी, बट स्टिल ये पुलिस थी जो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी ड्यूटी पर खड़े भी थे। एक आध इंसिडेंट वो डीजीज का हुआ, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी फोर्स में कुछ हो सकता है एक आध, लेकिन उसके अलावा पुलिस की इंटेग्रिटी और पुलिस का काम जो है उसको कोई उसका मुआवजा नहीं है पूरी कंट्री में, जिस तरीके से हमारी पुलिस खड़ी रही है। आपकी बात सही है। हमें इस बात का एतराफ़ है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी हैं अभी तक, गुज़श्ता 35 साल में 1700 के करीब जवान, इसमें ऑफिसर्स भी और सभी रैंक्स के लोग इसमें मारे गए जिन्होंने जान की कुर्बानियाँ दे दी। ये बात भी सही है आपकी कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए था मुख्तलिफ कॉर्नर्स की तरफ, वो नहीं था। मुझे अभी भी याद है जो उसके बाद हुआ, कई साल के बाद जो जिस पर हम बात करेंगे, एक जो पुलिस कंट्रोलर वाला वाक़ा है, उसके बाद भी एक और वाक़ा हुआ, पुलिस कंट्रोलर में फिदायीन अटैक हो गया। हाँ। होम मिनिस्टर LK आडवाणी खुद यहाँ पे आ गए, उनके साथ एक और मिनिस्टर साहब भी थे, मेरे ख्याल से जॉर्ज फर्नांडिस थे, महजूर नगर में जो वाक़ा हुआ। उसी रोज़ पुलिस कंट्रोल रूम पे जो हमला हुआ था उसमें 9 लोग जम्मू कश्मीर पुलिस के मारे गए थे। उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनसे कोई मिला नहीं, वो सिर्फ गए वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी के लोग मारे गए थे महजूर नगर में, तो वहाँ पे गए, वहाँ से वो सीधे चले गए। ये बात सही है। देखिए ना, देखिए आप इवन आप इसको मद्देनजर रखिए कि आई वॉलंटियर टू बी हियर, जबकि उसी से 1 साल पहले मेरा अपना छोटा ब्रदर इन लॉ बहनोई 28 साल का यंग DSP एम्बुश होकर मारा गया था इसी पुलिस में, इसमें बडगाम में, अब्दुल कदीर। जी हाँ, बिल्कुल। मैं वो हो गया था, लेकिन बट आई वॉलंटियर टू बी हियर। मैं कहा जब मैं आज नहीं हैंडल करूंगा, काम नहीं करूंगा, कल कौन करेगा इनके सामने। क्या पुलिस ने अपनी हत्तल इम्कान पूरी जिम्मेवारी से, इंजर्ड भी हुए, जख्मी भी हुए, फैमिलियों को हुआ, नुकसान भी हुआ, बट कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो इस वक्त तक भी कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट पुलिसिंग जो को अब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त का हमें थोड़ा सा, कई अफसरों ने ये सेल कर बात करने की कोशिश की कि पुलिस वाज नॉट रेस्पॉन्सिव, बट पुलिस वाज द ओनली फेस ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट टाइम फॉर इयर्स टुगेदर। अब वो 89 से लेकर 94-95 तक इट वाज ओनली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस। खाकी वर्दी जो थी वही पहचान थी, गवर्नमेंट के गवर्नेंस की पहचान थी। सही बात है जी। हाँ, बीच में ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि पुलिस के ऑफिसर्स अपनी गाड़ी उनको देते हैं, उसमें मिलिटेंट्स और सामान चलता है। ये बात ऐसे हो सकता है, कई लोग ऐसे होंगे भी, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हम जम्मू कश्मीर पुलिस की अपनी कुर्बानियां हैं, उसको नजर। फिर जब हमने ऑर्गेनाइज किया, अपना ऑपरेशनल ग्रुप ऑर्गेनाइज किया, तो देन आई स्टार्टेड मॉपिंग अप, जिसको बोल ये अकाउंटेबिलिटी पूरे डिस्ट्रिक्ट की, नफरी की, वो कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ वगैरह। इस दौरान में थोड़ा सा
लोगों में नफरी में थोड़ा सा बेचैनी देखी गई। मैंने काफ़ी कोशिश की बेचैनी को ख़त्म करें, क्या करें वो करें, तो पता चला मुझे कि भाई ऑफिसर्स का थोड़ा रवैया ऐसा था कि जो कांस्टेबल जाए, दूसरा जाए, किसी को कहे तुम पाकिस्तानी है, तुम जासूस है, तुम ये है वो है, तो दे वर नॉट बीइंग ट्रीटेड प्रॉपरली। तो आई सेड नथिंग डूइंग, मैं हूँ यहाँ, मैं ही हूँ, तो वी विल डू इट। इस दौरान में फिर वो एक अर्ली मॉर्निंग हजरतबल में एक एपिसोड हो गया कि वो एक आर्मी का जवान था, ये वहाँ एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ से फायर आ गया। तो दिस कांस्टेबल डाइड, वन कैजुअल्टी विद रिजल्ट। आर्मी जब वहाँ पहुँच गई, जब मुझे पता चला, आई वॉज द फर्स्ट टू रश एंड रीच दैट प्लेस। कर्नल राणा था, तो आई सेड कर्नल राणा यू विल हैव टू स्टॉप, आप एंटर नहीं करेंगे दरगाह में, क्योंकि अगर डैमेज हो गया तो बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। आई एम विद यू, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा वगैरह। तो मैंने उसको होल्ड किया। इन द मीन टाइम आई आस्क्ड अपने आईजी मिस्टर सूरी थे कि साहब आप जल्दी पहुंचिए, वरना यहाँ कोई ऐसा हादसा हो जाएगा, अगर ये मुकाबला हो गया तो दरगाह डैमेज हो जाएगी और कोई एपिसोड हो जाएगा। ही टोल्ड मी होल्ड इट। तो हम वो उसमें होल्ड में रहे। तो उस दौरान में एक लड़का हमारा रियाज था, वो आर्मड पुलिस का उधर से गुजरा, तो कोई इन्होंने वो आर्मी ने उसको बैठा दिया। अच्छा। तो मुझे बताया गया, जब तब तक आईजी भी आ गए, राजेंद्र भी आ गए, वो सारे, तो मैं भी हूँ, ऑन स्पॉट हमने होल्ड कर लिया उनको। तो हमने कहा आर्मी को आप निकालो, मोटिवेट किया। एडीजी अक्टूबर से पहले वाला वाक़ा हो गया। अक्टूबर में तो ये 1 महीने रहे वहाँ पे। ना, वो छोड़िए, उस टाइम इससे पहले वाला वाक़ा, ये पहला वाक़ा उससे पहले वाला वाक़ा। इट इज आई थिंक इट इज बिगिनिंग ऑफ 93, मार्च अप्रैल मई का हो सब। मतलब वो वाला नहीं जिस वक्त 1 महीने तक वहाँ रहे, वो नहीं। ना, वो नहीं। ठीक है। ये तो उस वक्त क्या हुआ कि फिर वो जो लड़का था रियाज, तो उसको ये ले गए। हमने कहा एडीजी से भी कि इनसे बताइए लड़का आर्मड पुलिस का, इसको ना ले जाए जी। सब पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, रात को क्या हुआ, कैसे हुआ। तो दूसरे दिन उस बच्चे की लाश आ गई उधर पीसीआर में। तो हमारे एक भान साहब थे डीआईजी आर्मड जी, उन्होंने वहाँ कहा मुझे अपना जिंदा रियाज चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो उनने कुछ उसमें थोड़ा सा सेंटी, ही गॉट सेंटी एक्चुअली, ही वाज अ वेरी नाइस ऑफिसर। वो जो सेंटी हो गए, तो उससे फिर पुलिस में वो ऑलरेडी ब्रीविंग अप था ही कमांड के खिलाफ, के भाई अफसरों के खिलाफ। एक हमारे पुलिस में एक, ये किसने कहा कि हमें अपना लड़का चाहिए? बान साहब डीआईजी थे, डॉक्टर अशोक बान। ना, वो दूसरे बान, दाढ़ी जो उनको था ना। अच्छा। क्या बान था उनका नाम, दूसरे बान साहब, वो डीआईजी आर्मड। डीआईजी आर्मड। अच्छा। तो गट सेंटी लड़के को देखकर उसका। अच्छा। तो उस वक्त ऐसा था यहाँ, वो जो माहौल था सारा, ऑफिसर्स जो हमारे एक ये अपनी रेजिमेंटेशन होती है या प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें हमारे बड़े एक तौर तरीके होते हैं रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस के। जी हाँ। हमारे आर्ली रूम्स होते हैं, दरबार परेड होती है, लड़कों को सुना जाता है, उनके पेंट अप फीलिंग्स होते हैं, सुनाए जाते हैं। तो वो नहीं हो रहा था 2-3 साल से, हालात ऐसे थे। इस सुनना किसी की खराबी नहीं थी, लेकिन मुश्किल था, दौर था। कानून कहाँ चलते, इससे पहले वीराना एवेली की रिपोर्ट भी आई थी, रिफॉर्म्स पे, वो भी नहीं चली। तो सारी चीजें जो थी नहीं हो रहा था जी। तो उसका रिजल्टेंट ये हुआ कि एजिटेशन हो गया पुलिस का। जब एजिटेशन हुआ तो हमारे सारे ऑफिसर अंडरग्राउंड हो गए। अच्छा। फील्ड में राजेंद्र को तो उसी वक्त हमने रातों रात शिफ्ट किया ऑफिसर्स मेस में, पुलिस आर्मी के ऑफिसर्स मेस में, और नेक्स्ट डे उसको मूव कर दिया हमने दिल्ली के लिए। आई टुक ओवर एज एसएसपी श्रीनगर, एज एसएसपी था ही मैं, उसे आना ही मुझे अंडर स्टडी था, तो आई टुक ओवर। मुझे उन्होंने कंट्रोल रूम में करके ऑटो मैसेज भेजा कि यू टेक ओवर, आई टुक ओवर। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो तकरीबन 250 वेपन वाले लड़के हमारे बाहर थे। अच्छा। यानी 250 वेपन लड़कों के पास थे, जो पीएसओस वीएसओस ड्यूटीज के लिए। और हालात ऐसे बने हुए थे कि लोग एजिटेट कर रहे थे। अफसरों में एक सूरी साहब टॉप पर और एक मैं नीचे। मेरे पास 2 डीएसपीज थे, एक सूरी साहब थे, आईजी कश्मीर थे जी। तो 2 अफसर मेरे पास रह गए डीएसपी, एक पट्टू हुआ करते थे और एक सईद अहमद सईद जी। तो हम इतने अफसरों से पूरा चला रहे हैं। आप यहाँ सीआईडी के गायब, वो गायब, आर्मड गायब, सारे गायब हो गए थे। तो फाइनली हमें इन्होंने एक जुलूस निकाला 5-10 हज़ार बच्चों का, लड़कों का, और हमको इन्होंने कहा जी जाना है इसमें यूएन में। अच्छा। ये यूएन के ऑफिस। सूरी साहब ने कहा, लड़कों ने कहा,
कांस्टेबल तैयार होगी जाने के लिए, अच्छा। चल पड़े, कंट्रोल ही नहीं था कुछ उस हम्म। वक्त, ऐसे थे हालात। सूरी साहब ने कहा यार हाउ टू प्रोटेक्टेड, रास्ते में घर में ये बंकर्स हैं, कुछ ना हो जाए। तो क्विकली हमने किसी तरह मैनेज करके कोई 50-60 लड़के जो सूरी साहब के पीएसओ, मेरे पीएसओ इधर करके हमने बंकर खाली करवा दिए। मैंने इमीडिएटली ऑर्डर किया बंकरों में से जो बीएसएफ थी सबको निकाल दो, और अब प्रोटेक्शन लगा दी एंड पर। तो खैर हमें इन्होंने काफ़ी मैन हैंडल भी किया, ट्रुप्स ने जी हमें हाथों पर उठाया, क्या क्या किया, बहरहाल दैट वाज पार्ट ऑफ इट। तो हमने वो बड़े सेफली इनको यहाँ से वापस लिया, सेटल किया। दूसरे दिन फिर मतलब ये चले गए उस वक्त यूनाइटेड वापस- नेशंस के दफ्तर तक? पहुंचे अच्छा। यूनिवर्सिटी अफसर गए, वहाँ इन्होंने एक अपना मेमोरेंडम दिया। हम्म, फिर वो मेमोरेंडम में वापस हम आए, इनको अपनी बैरक्स में ले गए। हम्म। फिर रात भर वो तो ये चलता पूरा रहा। म्यूटिनी बन चुका था। इट वॉज सॉर्ट ऑफ इट, इट अच्छा। वॉज सॉर्ट ऑफ इट। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाता इट हम्म। वॉज दैट, क्योंकि उसमें मदाखलत हो चुकी थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि कंट्रोल रूम में इन्होंने जाकर बस के ऊपर स्टेज लगाया जी। और तकरीरें स्टार्ट कर दी। हम्म, हालात ऐसे खतरनाक थे, कंट्रोल रूम में सारे बैठे हुए, तमाम हिरार्की जो पुलिस की थी, तो कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने सूरी साहब से कहा कि साहब अगर आप कॉन्फिडेंस दे दें कि ये कोई ना सोचे कि एक आईपीएस अफसर भी वहाँ गया है, जी। मैं माइक संभालूंगा ऊपर और मैं हम्म। लड़कों को मोटिवेट करूंगा। हम्म, कहा कैन यू डू? मैंने कहा आई विल ट्राई। अच्छा। मैं पीछे सीढ़ी से चढ़ा बस पर, और बस पर माइक लेकर मैंने लड़कों को एड्रेस करना शुरू कर दिया। अच्छा। एड्रेस करने में इनके साथ था लड़के फॉलो करने लगे मुझे, हम्म, रेस्पॉन्स मिलने लगा। आधे घंटे में मैंने लड़कों को मोटिवेट कर लिया कि आपकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेसल करने के लिए हमारे डीजी, चीफ सेक्रेटरी और हमारे एसीएस होम यहीं हैं, हम चलते हैं उधर। हम्म, तो एक ग्रुप 10 आदमी को आ जाओ, हम चल के बात करते हैं। हम्म, हमने कहा लड़के सारे बैठ जाओ, हम चलते हैं। राइट। हमने 10-15 आदमी मैंने उठाए, तो लेकर सूरी साहब ने मुझे कहा यस इट इज़ डन। हम कंट्रोल रूम पहुंचे। जब हम कंट्रोल रूम पहुंचे तो नुमानी साहब आगे से निकल आए। नुमानी साहब अजहर नुमानी साहब। अजहर नुमानी एडिशनल डीजी थे, काफ़ी एम्बिशियस थे। हम्म, उन्होंने पीछे पीछे कुछ और लोग भी थे, उन्होंने कहा रुको रुको भाई, मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा। जब उन्होंने खड़े होकर सीढ़ियों पर वो एड्रेस करना शुरू कर दिया तो फिर तहलका मच गया, अच्छा। और फिर लोग ऐसे भागे, ऐसे ही जमा हुए कि कोई पता नहीं है। हम्म, मेरे हाथ में कोई पेपर किसी ने पकड़ा दिया, क्या हुआ, तो सूरी साहब ने मुझे खींच के बाहर निकाला, उसमें से कहा इधर सीढ़ियों पर आ जाओ। कहा हाथ में क्या देखा, तो इट वाज ए थ्रेट टू मी कि अगर इस तरह तुमने ये इसको हैंडल करना शुरू किया, तुम्हारे फैमिली फलानी जगह है, तुम्हारे बच्चे फलानी जगह, विल टेक केयर। थ्रेट फ्रॉम? एचएम का था ये। अच्छा। हाँ, तो फिर हमने बैठ के डिसाइड किया कि आई विल गो एंड टेक केयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस हम्म, और वहाँ का, और यहाँ पीसीआर अब हैंडल करेंगे। हम्म, तो डिसीजन ये लिया गया कि आर्मी विल कम एंड टेक ओवर, हम्म, यहाँ डिसआर्म करने के लिए। तो जब मैं उधर गया अपने आर्मड पुलिस अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो वहाँ लड़कों ने बंकर बनाए हुए थे पहले। हम्म, तो लड़के बंकरों में खड़े उधर इधर, तो तब तक पता चला, मैंने इनको ग्रेट वेट बंद किया। मैंने ये गन्स उनके पास ही थे या वेपन उनके पास ही थे? 200 आदमी 250 लोगों के पास वेपन वेपन था बाहर। हाँ, बाकी लोगों को जमा किया गया था। बाकी का जमा कौन कर सकता उस वक्त, कोई नहीं जमा हो सकता, जिसके पास जो था उसके पास था। अच्छा। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस में कम से कम 100-150 लड़का ऐसा था जिनके पास वेपन थे। हम्म, तो इनको सबको मैंने गेट से अंदर बंद कर दिया। बंद करके तो जब थोड़ा आधा घंटा गुजरा तो बाहर शोर मच गया। हम ऊपर बैठे हैं, मेरे साथ 2 डीएसपी हैं ये और मैं, और लाइंस अफसर और 3-4, मैंने इनको ग्रुप बनाया कैसे करें क्या करें। जी। शोर मचा, बाहर सुना तो कहा जी बीएसएफ ने घेरा कर दिया जी, बीएसएफ आ रही है टेक ओवर करने के लिए। हम्म,
तो ऐसी एक बेचैनी फैल गई कि सारे लड़के दौड़ के बंकरों में घुस गए। हम यहाँ से फायर करेंगे, आज शहीद हो जाएंगे, आज मरेंगे, ये होगा फायर का, ऐसा एक माहौल पैदा कर दिया। मैंने ऊपर वरांडे से सीढ़ी पर आया, छलांग मारी और सेंटर में खड़ा हो गया ऐसे। मैंने कहा कोई फायर नहीं करेगा, फायर करेगा मुझ पर करेगा। बाहर क्या है? पीएसए। मैंने कहा ये तो हमारी फोर्स है यार, मेरी फोर्स है, तुम कहाँ से आगे हो? ये बाहर शोर कर रहे हो, आउटलेट। एफएसएस को लाया, तारा इनके सामने बंकरों में खड़े कर दिए मैंने, एचजीओ वगैरह 2-4 बस रख गए। मैंने कहा लेट मी सी क्या है। अच्छा, मैंने कहा गेट खोलो, मैं बाहर जाके, कहा साहब गेट नहीं खोलेंगे। तो एक सीढ़ी लगाई, मैं बाहर गया। बाहर कमांडेंट थे शेखावत, इसके बीएसएफ के। हाँ, तो शेखावत हैपन टू बी माय इंस्ट्रक्टर इन एकेडमी वेपन में। तो न्यू मी वेरी, मैंने कहा सर क्या है? कहा भाई आई हैव बीन ऑर्डर टू टेक ओवर, कामली हो जाता है तो नथिंग लाइक इट, तो अदरवाइज आई विल रिजॉर्ट टू anything. अच्छा, I have liberty. That means कि हाँ, they could open fire. हाँ, they could do anything. अच्छा, मैंने कहा सर मुझे आधा घंटा दे दीजिए, I will try to sort it out. जनाब उसने कहा टेक टाइम, there's no problem, you are there, मुझे पूरा एतमाद है। मैंने कहा आप इसको फोर्स को पीछे कर दीजिए। फोर्स हमने हटाई तो मैं गया, तो मैंने लड़के क्विकली जमा किए अपने ये एलोज वेलोज वगैरह ट्रांसपोर्टर वाले। तो मैंने इनसे बड़ा ये लोगों को कहा कि ये किसी तरह इनको इस वक्त डिसाम करें लड़कों को। खैर कुछ मोटिवेट किया। तो मैंने कहा जो जो मेरी कमांड में रखता है एतमाद, मेरे पीछे लाइन बन। हमने कोत खोला, दरवाज़ा खोला, तो पहले अपने स्काट 2-4 लखे थे तैयार करके, लड़के आए, फिर कुछ आए तो मैंने 150 वेपन जमा करवा दिया आधे घंटे में। अच्छा, जब वेपन ड्रॉ हो गए आई वॉज रिलैक्सड। मैंने कंप्लाइंस दे दिया पीसीआर, मैंने वी आर नाउ इन कमांड एंड कंट्रोल। पीसीआर में रात को काफी घुमाता हुआ ऑफिसर जमीन पर लेटे रहे, फायर हो गया, फिर रात भर वो ठक ठक चलता रहा। सुबह फिर आर्मी आई और उन्होंने वहाँ टेक ओवर किया। फिर उसके बाद में जब हमारे यहाँ नफरी थी तो आई ट्राई टू काफ़ी मैंने प्रोटेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट से लड़कों को नहीं जाने दिया, जबकि कुछ काफ़ी 2-4-5 उसमें एंगेज हुए। लेकिन अच्छा, वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो, और लर्निंग वाला इंसिडेंट। तो आपके कैरियर में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग। इसके बाद भी एजाज साहब बहुत सारे वाक़यात रहे, वो भी इक्वली चैलेंजिंग थे। ये तो आपने बता दिया। इसमें 1993 बिगिनिंग में मार्च के जिस वक्त पुलिस में, फिर मुझे इमीडिएटली बडगाम लिया गया यहाँ से। उसके बाद आपको बडगाम लिया गया। उस वक्त वो जो वहाँ 56 माउंटेन ब्रिगेड को इंडक्ट करना था जी, तो कहा कि भाई उनको फैसिलिटेट करना, यू विल हैव टू गो देयर। और राम लुबाया साहब को यहाँ पोस्ट एसएसपी श्रीनगर लगाया गया। बिल्कुल। तो जब मैं अभी मेरा साल भर ही हुआ था, साल सवा साल बडगाम में, तो यहाँ 13 बटालियन थी आर्मर्ड पुलिस की। जी हाँ। मुझे अर्ली मॉर्निंग डीजी ने कहा भी कि बटालियन आर्मर्ड बटालियन है, आई हैव ऑलरेडी सेंट योर प्रपोजल टू दिस, ओके करवाया है इससे मैंने गवर्नर से, यू आर टेकिंग ओवर एज कमांडेंट इमीडिएटली जेकेपी 13 बटालियन। ओके। मैंने कहा साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1-2 दिन दीजिए, मैं यहाँ से, मैं एसएसपी रहा हूँ, मैं थोड़ा सेंड ऑफ करके निकलूंगा यहाँ जी। उन्होंने कहा भाई पहुंचो वहाँ, नहीं तो बटालियन में कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा। मैंने कहा अच्छा सब आया। मैंने डिस्ट्रिक्ट का एदरी चार्ज अपने जलाली को दिया, उनको हैंड ओवर किया, तो आई केम हियर। जब मैं आके देखा, मैंने कहा बात क्या है, तो मैंने देखा कि 6 दिन से बटालियन वालों ने सीओ को, कमांडेंट को अंदर नहीं आने दिया था अपने। किस जगह पे? बटमालू में। हाँ, ये बटालियन वहीं पे थी। बटालियन वहीं थी। बेसिकली ये 13 बटालियन ये थी, इट वाज कॉल्ड एज ए रोग बटालियन, क्योंकि जब नई ये खड़े बटालियन ऑर्गेनाइज हुई थी, तो हर बटालियन से आदमी लाए थे इसको पूरा करने के लिए। अच्छा। वो हर बटालियन ने अपने जो उनके वो थे रोग टाइप के, वो भेज दिए थे, हौच-पौच दिया था जी। तो मैं आया बटालियन में, तो मैंने देखा क्या बात है, हमारी 2 पोस्टें जो थी रन ओवर हो गई थी, वेपन ले गए थे, लड़के भाग गए थे। ये एक पोजीशन थी। तो कमांडेंट को अंदर ही नहीं आने देते थे 6 दिन से लड़के। अच्छा। तो मैं गया, लड़कों में गया, उधर गया। आई हैड ए गुड, आई मीन मेरा उसमें कमांड था, क्योंकि बीएसएफ में आई हैड बीन ट्रेंड एज ए कमांडेंट, और मेरे पास सारे उसके इथोस एंड वेपनरी थी जी। तो मैंने सेटिंग वेटिंग की 2-4 दिन में। लेकिन दी फर्स्ट थिंग आपको बताऊं, ये मैंने 11 बजे टेक ओवर किया, 11:30 बजे। तो 2 बजे हम बैठे थे इधर ही बटमालू दफ्तर में, तो रॉकेट हिट दी बिल्डिंग
अच्छा। बटमालू से रॉकेट आया, वो चिनार से डिफ्लेक्ट होकर मेरी बिल्डिंग को हिट किया और हम पूरे मिट्टी मिट्टी ऊपर से सीलिंग विलिंग निकल के हम भूत जैसे बाहर निकल आए जी। दैट वाज फर्स्ट रिसेप्शन। तो रॉकेट हिट हुआ था सेक्रेटरीट पर जी। लेकिन चिनार ने रोक लिया था रास्ते में, तो आगे पुलिस कंट्रोल रूम पर आ गया था। फिर ऐसा हुआ तो कुछ दिनों में मैंने लड़कों को कॉन्फिडेंस में लिया, आई न्यू लड़कों को कैसे हैंडल करना है, आई वॉज ट्रेंड फॉर दैट वन। तो लड़के वापस लाए, हथियार जो गए थे वो भी वापस लाए, तो महीना 1.5 महीना 2 महीने हो गए। बट मैं एक कॉन्फिडेंस बटालियन में आ गया। आई स्टार्टेड फेसिंग देम, दे स्टार्टेड फेसिंग मी, क्योंकि उनकी बेसिक चीज़ें होती हैं, बच्चे लड़कों के हर बेसिक चीज़ को अटेंड करना पड़ता है। इवन आई यूज टू गो एंड चेक अप द टॉयलेट्स ऑफ द कॉन्स्टेबलरी, कंफर्टेबल है किसमें है, लंगर कैसे है, हर चीज़ में, और हिसाब साफ सफाई उनके लिए करना बड़ा ज़रूरी था। तो हमारी अटैक हो गया। फिर एक पोस्ट पर इधर ये जो थी नारबल में जी, फिर अटैक हो गया और मुझे वहाँ से कंट्रोल रूम से आ रहा है, अपने आर्मड कंट्रोल रूम से, कि भाई वहाँ फायर हो गया है और लड़के चला रहे हैं कि भाई मदद भेजो। मैंने कहा आई एम कमिंग। ये कोई शाम का टाइम था, 5-6 बजे का। तो मैं कंट्रोल रूम आ गया, इसमें ऑफिस से कंट्रोल रूम पहुंचा। मैंने कहा गिव मी ए बीपी व्हीकल। कहा अभी आ रही है। मैंने तैयार किए, सारे लोग वेपनरी तैयार की और के आदमी तैयार किए। आई वेटेड फॉर हाफ एन आवर। वहां से लड़के चला रहे हैं, इधर से गाड़ी नहीं बीपी आ रही। मैंने कहा ट्रक लाओ, लाया ट्रक के ऊपर LMG फिट की। मैंने कहा बैठो 10 आदमी अंदर। मैं आगे बैठ गया, वायरलेस सेट वाकी टाकी लिया, एमिनेशन रखा। मैंने कहा चलो चलते हैं। और मैंने कहा जब मैं नारबल के पास पहुंचा, ये कौन सा साल था? दिस वाज 95। हाँ, जब मैं नारबल के पास पहुंचा तो मैंने सेट पर पोस्ट को कांटेक्ट किया। ही रिस्पॉन्डेड मी। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, घबराओ मत, मैं पहुंचूंगा बंड पर, मैं फायर खोलूंगा, तुम फायर बंद कर, तुम नहीं कुछ करना। तो यह हुआ था। मैं बंड पर पहुंचा, मैंने रोका फायर। हमने LMG से करते करते गए, उस पुल के पास से मैंने फायर खोल दिया था LMG का। तो जब मैं पोस्ट में उतरा, लड़के आके चिमटे मेरे साथ रोने लगे। तब तो मिलिटेंट्स पार से कर रहे थे, अटैक जारी रखी हुई, पार से फायर कर रहे थे। अच्छा। वो है ना बीच में नाला, हाँ, उससे वो जो पार से फायर कर रहे थे इन पर। हाँ, उस पार से, हाँ, वो शायद कर रहे थे कि ये डाउन हो जाएंगे, फिर इनको करेंगे, ले जाएंगे, क्या करेंगे, वेपन ले जाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा। तो लड़के रोने लगे मेरे गले मिलकर। That was the ये पुल वाला पोस्ट था, जो पुल वाला नारबल पुल। हाँ, पुल वाला। फ्लड्स वीकेंड। यस, वो जो मैंने उस दिन वो एक्शन किया, that sent a lot of this confidence in the battalion. अच्छा, कि कमांडेंट इज देयर, we will live together, we die together. तो वो फिर लड़कों को हमने वहाँ रात भर में वहीं रहा जी। सुबह आए, फिर दूसरे दिन हमने बाकी एक्शन लेने थे। तो अब वो जब बटालियन तैयार होगी, फिर बटालियन became the first one to take over the ऑल एंटी जो का ऑपरेशन हुए। फिर हमें खानका मोहल्ला दिया गया। वहाँ प्रॉब्लम थी कि मिलिटेंट अंदर आके घुसते थे, छुपते थे। अच्छा, जब मैंने खानका मोहल्ला श्राइन में। श्राइन में। अच्छा। तो BSF जब उनको पीछा करती थी, ये उधर छुप जाते थे। अच्छा। मैंने क्या किया, श्राइन के अंदर मीर सैयद हमदानी, अमीर कबीर के श्राइन में छुपते। तो मैंने क्या किया कि वो जब गेट बंद कर दिए, मैंने कहा गार्ड लगो प्रॉपर, मरना है तो मरना है, जीना तो जीना है, नहीं तो नहीं है, कोई कंप्रोमाइज किसी से, 2 मरना नहीं है। तो इनको अफसर्स को लगाया वहाँ। विद रिजल्ट ये हुआ कि एक ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ, उसमें दौड़कर ये मिलिटेंट्स छुपने के लिए, आगे से गेट बंद थे, दे डिड नॉट परमिट, वो अंदर से संतरी था, तो दे हैड टू डू समथिंग। उसमें एक आध हिट भी हो गया, मिलिटेंट मर गए। हाँ, दूसरे दिन जब शाम का टाइम था, हमारा रोल कॉल खड़े हुए लड़के हो रहे थे, तो फायर आ गया हम पर। अच्छा, हो गया, डायरेक्ट अटैक कर दिया उन पर। तो मुझे मैसेज मिला
आई केम, मैंने कहा लगाओ बीपी गाड़ियाँ लाओ। खैर बीपी कार्ड मुझे गाड़ी मिल गई उसी टाइम। आई वेंट टू दैट प्लेस। तो खानकाह मुल्ला से आई एक्सपेक्टेड कि उससे पहले ये कुछ और भी करेंगे कार्रवाई, एम्बुश रास्ते में करेंगे। आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड। मेरे पास बीपी जिप्सी थी और गाड़ियाँ थी। एसपी नॉर्थ को साथ में दिया। एसपी नॉर्थ कारण नगर से भाग गया। अच्छा। तो जब मैं पहुंचा, ये वो मोड़ जो है इसका बाग डैम से पहले जो पुल के पैसे मोड़ है, इन्होंने शातिरी डाली हुई थी रास्ते में। अच्छा। और शातिरी के पास मैंने इसको ड्राइवर को कहा एज पर ले जाओ और गाड़ी फोड़ निकालो। अच्छा। पुश करके हम निकल गए। फायर रहा, हमने रुकना नहीं है। अच्छा। फायर आया। लेकिन जो ही मैं आगे गेट के पास पहुंचा खानकाह मोहल्ला के, राइट साइड बिल्डिंग से मेरी गाड़ी पर फायर आ गया। बस इस कदर बर्स्ट आए कि जिस तरह टाफियां लगती हैं ना ऐसे। बट आई सेड, मैंने बोर्ड के गेट के साथ प्रोटेक्शन में गाड़ी लगाई, जंप करके अंदर निकल गया। अच्छा। आगे सीढ़ियां थी। खैर लड़के वड़के वाले रात भर हमारे रेनफोर्स किया एंड वी एस्टैब्लिश्ड इट। उसका रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने कहा जी कि आपको आप दरगाह भी टेक ओवर करना है। दे गॉट द कॉन्फिडेंस। ऊपर वाले सारे इनको, मेरे ऑफिसर्स को भी और गवर्नर साहब को भी इनका कर लिया टेक ओवर दरगाह हजरत। मैंने दरगाह टेक ओवर कर लिया। बट आई वाज वेरी पर्टिकुलर। मुझे उसमें कहा गया था कि आप सिर्फ मुस्लिम कंपोनेंट को ले जाना। मैंने कहा नहीं, मैं सब कंपोनेंट ले गया। अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ ऐसी एक हालत, आपने कहा कि एक सेक्युलर मेरा कंपोनेंट बटालियन का मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ। हेटेरोजेनियस कैरेक्टर है, आई विल टेक दिस कैरेक्टर। तो आपने हिंदू मुस्लिम सिख सब ले लिए। हजरत बल में जो पूरा मैंने बढ़ाया। मैंने कहा कहीं मैं मुसलमान हूँ, मुझे पता है कहीं इनके आने की जाने की मना नहीं है। मेरा हिंदू भाई सिख भाई सारे इधर बैठ सकते हैं, इधर बात सकते हैं, आके दुआ कर सकते हैं, पर किसी को मना नहीं है। मैं ले गया। तो खैर कुछ इरिटेशन वहाँ ऑलरेडी थी। और वहाँ देखा मैंने कि एक अजीब सा माहौल, कुछ लोगों को वहाँ पता नहीं किस तरीके से वो कंसेशन पर उनको कोई एग्रीमेंट से बताया गया था कि उनको टास्क दिया गया था। लेकिन वहाँ चीफ इंजीनियरों की इंट्रोगेशन हो रही है, वहाँ प्रोफेसर्स की इंट्रोगेशन हो रही है। पहले ये मुझे बताएं कि आपकी जो नफरी वहाँ पे थी ये स्टैटिक गार्ड्स पे थी, लेकिन वहाँ पे तो बीएसएफ की नफरी भी हुआ करती थी उन दिनों। बीएसएफ की नफरी बाहर थी। बाहर थी। बाहर जो कंट्रोल करते थे। तो लेकिन जो टास्क दिया हुआ था इनको आर्मर्ड पुलिस को, वो स्पेसिफिक ये टास्क दिया गया था टू प्रोटेक्ट द श्राइन और गेट्स को प्रोटेक्ट करना। ओके। बाहर जो कुछ भी बाहर जो है हो रहा है, अंदर जो है उसके लिए भी दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल। तो वहाँ फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि कुछ फॉरेनर्स इनके पास, जो वहाँ JKLF वाले कुछ लोग बैठे थे, उनके साथ फॉरेनर्स आके वहाँ इंडक्ट हो गए। मतलब ये जो ग्रुप वहाँ पे था, ये जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अमानुल्लाह खान ग्रुप था, जिसका बशारत रज़ा, जनरल बशारत रज़ा का नाम दिया था, और इनका जो दूसरा अमीर था शबीर सिद्दीकी, वो था इनकी निगरानी में और इनकी हिदायत पे ये काम कर, ये वहाँ पे बैठे थे। एक जो गेट के बाहर था ग्रीन हाउस, उस ग्रीन हाउस में ये लोग बैठे थे और वहीं पे ये लोग लाते थे लोगों को पकड़ करके। तो उनका इंट्रोगेशन ग्रीन हाउस के बाहर एक और जो हमाम है उसके बाहर इन्होंने एक बड़ा शेड बनाया था, काफी लंबा चौड़ा जी। उसमें इन्होंने वो नूज वूज लगाया था, चीजें लगाई, फांसी का फंदा लगाया था। हाँ, फांसी का। तो वहाँ लोगों को एग्जीक्यूट करते थे। हाँ, वो जो आपने कैसा सुना होगा, एक लेडी आज तक वो बेचारी रो रही है, ढूंढ रही है बच्चा, जो इंटरव्यू में बैठा था लेक्चरर के लिए, जो राजबाग की लेडी थी जिसका लड़का लेक्चरर सिलेक्ट हुआ था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उसको उठा के ले आए जी, और उसकी भी वहाँ एग्जीक्यूशन की थी और बाद में मार डाला था। फिर उधर रिस्पेक्टेबल लोग, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, इंट्रोगेशन, उनसे वो तावान लिया जाता था, पैसे वसूली की जाती थी। और फिर इस कदर की वो हरकतें होती थी जिसमें कि शर्मिंदगी वाली हरकतें। तो हम लोगों ने ये पसंद नहीं, तो मैंने अपने पुलिस हेडक्वार्टर को ये बता दिया, इट्स ऑल इज हैपनिंग अंडर दिस थिंग। और उसके अलावा आई हैव द रिपोर्ट्स कि इनका आपस में JKLF का कुछ इरिटेशन है, शबीर सिद्दीकी का और उसका बशारत का। अच्छा, बशारत का। अच्छा, बीच में अमानुल्लाह ग्रुप के अंदर कोई था। अच्छा। जिसकी वजह से इन्होंने अंदर कुछ जो लोग हैं वो मुजफ्फराबाद के हैं जी, वी कुड से दे आर मुजफ्फराबाद से। अच्छा, उसमें फॉरेनर्स भी थे, फॉरेनर्स थे। अच्छा। और स्नाइपर वेपन भी आया हुआ है। एजाज साहब, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला काफ़ी तवील है। हम एक किस्त में ये कहानी अपने नाजरीन को सुनाएंगे, लेकिन ये काफ़ी चीज़ें इसमें रह जाती हैं। हम कोशिश करेंगे कि दूसरी किस्त में, इसी प्रोग्राम के दूसरी किस्त में आपका जो कैरियर है और आपकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो नाजरीन, ये थी राजा एजाज अली साहब, जो
रिटायर हुए हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उसके बाद उन्होंने 2 इलेक्शन भी लड़े। एक असेंबली का इलेक्शन लड़ा पीडीपी के टिकट पे उड़ी हल्के इंतखाब से। उसके बाद उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा 2019 का पीपल्स कॉन्फ्रेंस के टिकट पे। ये दोनों ने हारे, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिलाने में, ये काफ़ी मुनफरद है और काफ़ी नुमाया है। इससे मुतल्लिक़ भी हम बात करेंगे दूसरे शुमारे में। तब तक के लिए इजाज़त।